हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स। इसका आज लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमें देखना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, तो आज हमें देखना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल भी है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हो सकता है कि एक अलग लेक्चर बनाना पड़े। अगर एडजस्ट हुआ तो इसे मैं एडजस्ट कर दूंगी, अगर नहीं हुआ तो फिर से एक 5th लेक्चर होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ न्यूमेरिकल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता क्या है। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक्स विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है। इस पे क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द टर्म इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड मतलब क्या है, यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने एक लॉ में डेरिवेटिव यूज़ किया था वैसे। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशियल रेट लॉ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या था, तो हमने रेट लॉ लिखा था रेट इज इक्वल टू, अगर रिएक्टेंट है तो क्या लिखते थे हम, माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी। तो ऐसा हम लिखते थे। इसे क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल रेट लॉ। ओके, तो ये जो डिफरेंशियल रेट लॉ है ये क्या बताता था हमें, द रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। तो ये हमें बताता कि रेट किस पे डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। ये बताता था हमें डिफरेंशियल रेट लॉ। तो हम ये देख चुके हैं सेकंड लेक्चर में, इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके। आज हमें देखना है कि द डिफरेंशियल रेट लॉ आर कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया था, इसका डेरिवेटिव लिया था, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये क्या करना है, हमें इसी लॉ को क्या करना है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जो हमें क्या बताएगा, ये हमें क्या बताता था, ये हमें बताता था कि जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उस पर क्या है, रेट डिपेंड है। रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये जो ए, तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर क्या है, रेट डिपेंड है। ये हमें बताता था डिफरेंशियल रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें क्या बताएगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम के लिए हमें क्या बताएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कोई रिएक्शन हो रही है तो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद हमें ये क्या बताएगा कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है। तो इसे क्या कहोगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, द डिफरेंशियल रेट लॉ आर कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेटेड रेट लॉज विच टेल अस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप। जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमें अलग अलग टाइम के लिए बताएगा, और जो डिफरेंशियल रेट लॉ था उसे हमने कन्वर्ट करके इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाया है। पहला हमें क्या बताता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा हमें क्या बताएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर डिफरेंट टाइम। तो चलो देखते हैं कि ये इसका कैसे आएगा एक्सप्रेशन। तो चलो देखते हैं, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें डेरिवेशन क्या करना है, डिराइव करना है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो चलो कंसीडर करते हैं, मैंने यहाँ पे जो है बोर्ड उसके 2 पार्ट बनाए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। कंसीडर करते हैं हम एक रिएक्शन, सपोज ए क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किस पे करना है, ए पे करना है, मतलब रिएक्टेंट पे करना है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे रिएक्टेंट ए कंसिडर किया है। ओके, तो हम लिखते हैं अभी रेट लॉ। रेट लॉ क्या आएगा, तो पहला रेट लॉ क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। ओके, दूसरा हम एक रेट लॉ हमने थर्ड लेक्चर में देखा था, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये भी हमने देखा है। ओके, तो इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इस पे ये एक्स होगा, एक्स को क्या कंसिडर करना है, 1 कंसिडर करना है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर बोला है। ओके, तो चलो दोनों रेट है, दोनों का इक्वल सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर देते हैं। क्या करोगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ओके, थोड़ा सा रीअरेंज करते इक्वेशन को।
तो क्या होगा, डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन, इसको मैंने इस साइड ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये माइनस साइन इस साइड चला गया, माइनस के, ये डी टी भी इस साइड चला गया। ओके, थोड़ा सा क्या किया, इक्वेशन को रीअरेंज किया। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा रीअरेंज किया है। सपोज यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ज़ीरो लिया, अभी हमें क्या करना है, ये वैल्यू पुट करने, इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जीरो है मतलब कुछ भी अभी तक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इसे मैं क्या कहूँगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अभी तो सिर्फ रिएक्शन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो ये आएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, ए का होगा, तब टाइम क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे ज़ीरो है मतलब ज़ीरो, अभी तक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई मतलब टाइम क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। ओके, एंड यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी, ये मैंने लिया, इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए एट टाइम टी, मतलब जैसे जैसे टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। तो ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, तो ये टी है और यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ओके, तो चलो अभी क्या करना है, हमें जो सेकंड इक्वेशन है, मतलब दिस इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, ये सेकंड इक्वेशन। तो जो सेकंड इक्वेशन है हमारा, सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट। लिमिट क्या होगा हमारा, तो लिमिट होगा ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ज़ीरो, एंड दूसरा हमें क्या लिमिट सेट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ओके, तो चलो क्या होगा देखो, तो आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप लोगों को पता है, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ऑफ ज़ीरो। ओके, यहाँ पे टर्म आएगी डेरिवेटिव ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका कोई लिमिट नहीं सेट कर सकता, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, टाइम टी तक गया है। ओके, ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टी। तो चलो अभी इसे सॉल्व करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन जब लेंगे तब क्या आएगा, ये साइड हो जाएगी एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ए का कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे जाके स्टॉप हुआ था, टी पे जाके स्टॉप हुआ था, इज इक्वल टू माइनस के टी ज़ीरो टू टी, ज़ीरो था इनिशियल और लास्ट क्या था, टी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है उनको क्या, उनमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है लिमिट का। तो देखो क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि यहाँ पे ये क्या होगा, एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम टी माइनस एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी। ओके, अभी मैं इस साइड लिखने जा रही हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया, ये आया। इसे हम कैसे लिख सकते, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते, एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। तो इसी को क्या किया हमने, इस फॉर्म में लिखा। ओके, और इसे हम कैसे लिख सकते, थोड़ा सा रीअरेंज किया तो क्या होगा, हमें के की वैल्यू मिलेगी, के इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो टी इधर मल्टीप्लाई इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड होगा। ओके,
और ये माइनस साइन अगर इस साइड चला गया और इसे थोड़ा सा मैं 2 स्टेप लिखती हूँ, आपकी बुक में एक ही दी, तो क्या होगा ये -1/t, माइनस साइन भी इस साइड चला गया, t भी इस साइड चला गया, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। तो ये माइनस साइन अगर हटाना है तो इसे हम क्या कर सकते, फ्लिप भी कर सकते थोड़ा सा। तो 1/t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 ऊपर चला जाएगा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ t नीचे आएगा। इसे हमने क्या किया, रिवर्स किया ताकि ये माइनस साइन क्या हो जाए, हट जाए। ओके, तो हमें ये मिला। तो अभी हमें ln की वैल्यू पता है हमने एक लेक्चर में देखा है कि ln क्या होता है, ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, 2.303 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसे मैं लॉग में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 ऑफ concentration of A0 upon concentration of A at time t। ओके, तो ये जो हमें इक्वेशन मिला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है हमारा। ओके, तो ये जो इक्वेशन है इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या किया था, पहले जो डेरिवेटिव था हमने क्या किया, उसके लिए लिमिट सेट किया और उसे इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें ये मिला k इज इक्वल टू 2.303t log 10 concentration of A at 0 time upon concentration of A at the time t। तो टाइम t कुछ भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग टाइम इंटरवल पे क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं। तो ये जो है कुछ भी हो सकता है, दिया हुआ होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सप्रेशन है डेरिवेशन, ये कितने मार्क्स के लिए आता है आपके एग्जाम में, 4 मार्क्स के लिए आता है। तो अभी हमें इस एक्सप्रेशन में ये टर्म भी मिली थी, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A at time t upon concentration of A at 0 is equal to minus kt। क्या इसे हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं? कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑब्टेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म फ्रॉम द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है उससे हमें क्या करना है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन था, तो इसका अगर हमने दोनों साइड का एंटीलॉग लिया तो क्या हो जाएगा, एंटीलॉग लिया तो ये लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो क्या होगा, a ऑफ t अपॉन a ऑफ 0 ओके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म अगर हम एंटीलॉग लेंगे तो क्या होगी, e⁻kt बन जाएगी। ओके, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट 0 e⁻ क्या आएगा, -kt। तो इसे क्या कहा जाता है, ये होता है द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए कभी कभी आता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी ऑर्डर क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होती है, वो सेकंड और थर्ड लेक्चर आपको देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। इसलिए लेक्चर हो सके तो सीक्वेंस में लिखो। कोई कोई बुक है, उन बुक में ये जो है k को ऐसे भी रिटर्न किया है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 ऑफ a minus x where x is the order। तो बहुत सारे बुक्स है उसमें क्या है, जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ उसे ऐसे भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है। यहाँ पे a क्या होगा, मोल dm³ बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t0। तो ये क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है
जब टाइम क्या होगा, 0 होगा। और a माइनस एक्स क्या होता है, यहाँ पे x क्या है, x इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ये क्या है, x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट a है उसका ये कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो बहुत सारे बुक में क्या है, इसको ऐसे भी लिखा गया है, तो ये भी करेक्ट ही है। तो हम क्या लिखते थे, हम यहाँ पे लिखते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, तो उन्होंने क्या है, मतलब उन्होंने क्या किया है, इस टर्म को उन्होंने क्या लिखा, A लिखा, और जो हमारी ये टर्म थी उन्होंने उसे क्या लिखा, a माइनस एक्स लिखा। बाकी सारा क्या है, सेम ही। तो यहाँ पे a क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0, और x क्या होता है, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a। तो ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर हमने जो लिखा था वो भी लिख सकते हो। हमने क्या लिखा था, देखो रेट लॉ क्या था, k इज इक्वल टू 2.303, रेट लॉ नहीं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, log टू द बेस 10 ऑफ, हम लिखते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। तो ये दोनों ही इक्वल है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, ऐसा क्या किया है, सब्सटीट्यूशन किया है। तो बहुत सारे बुक में ऐसा भी लॉ दिया है, तो वो भी क्या है, करेक्ट ही है। ओके, नाउ what is the unit of rate concentration rate constant of the first order reaction। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है k, ये k, तो इसका यूनिट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, हम इसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहते हैं। तो इसके हिसाब से k का यूनिट क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ k का यूनिट क्या होगा, द यूनिट ऑफ k इज पर सेकंड, और पर मिनट भी हो सकता है, या आप उसे आवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर आवर्स। तो ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का कांस्टेंट है k, इसका जो यूनिट होगा पर सेकंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, या फिर पर आवर भी हो सकता है। डिपेंड है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे हो या सीजीएस कर रहे हो। तो ये होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट t। तो इनमें से क्या है, हम इस क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये जो क्वांटिटी क्या होगी, यूनिटलेस होगी ये क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो यूनिट किसका होगा, सिर्फ टाइम का, वो भी क्या है, नीचे। इसीलिए अगर आपने टाइम सेकंड में लिया तो ये पर सेकंड हो जाएगा, अगर टाइम आपने मिनट में ले लिया तो इसका यूनिट पर मिनट हो जाएगा, अगर टाइम आपने आवर्स में लिया तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर आवर्स हो जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी यूनिट हो सकता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो कांस्टेंट है के, उसके लिए। तो चलो अभी हमें देखना है कि हाफ लाइफ का क्या होता है। हाफ लाइफ हम 11th में देख चुके हैं। हाफ लाइफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ लाइफ दिखाते हैं। तो हमने देखे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनकी हाफ लाइफ दी होती है, और उस पर क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। तो हाफ लाइफ होता क्या है, तो हाफ लाइफ जो होता है रिएक्शन का वो क्या होता है, इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड। ये क्या होता है, टाइम होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल टू 1/2, मतलब 1/2 होना चाहिए, आधा होना चाहिए इट्स इनिशियल वैल्यू। तो क्या होना चाहिए, ये इनिशियल वैल्यू। तो इस जो हाफ लाइफ है इससे क्या है, t ऑफ 1/2 से क्या करते, डिनोट करते। तो t इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था आपका, सपोज आपका रिएक्टेंट A था, तो उसको आपको क्या करना है, आधा करना है। तो इसे क्या कहोगे, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मतलब इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था आपके रिएक्टेंट का वो आधा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। मतलब आधा जो मटेरियल था वो ख़त्म हो चुका है। सपोज आपने 4 ग्राम क्या है रिएक्टेंट यूज़ किया है, तो ऐसा स्टेज रिएक्शन का जब वो 2 ग्राम ख़त्म हो चुका है और 2 ग्राम ही बाकी, मतलब क्या है, उसका आधा जो रिएक्टेंट का आधा कॉन्सेंट्रेशन है वो ख़त्म हो चुका है, तो उसे क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे। और इसे डिनोट किया जाता है T1/2। तो जो रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस हमने देखे थे वो सारे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते थे, और वहीं पे हमने क्या देखा था, हाफ लाइफ को देखा था। तो अभी इस पर भी क्वेश्चन आता है हाफ लाइफ पे, कभी कभी आता है डिफाइन, डेफिनेशन तो ईजी है।
इसका जो एक्सप्रेशन है उस पर भी क्वेश्चन आता है, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन दिया है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या करना है, हमें रिलेशन निकालना है। रेट कांस्टेंट मतलब के एंड हाफ लाइफ मतलब टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो देखते हैं कैसे। तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 concentration of A0 अपॉन concentration of A at time t। ओके, इसमें हमने जो लिखा है A of 0, ये क्या है? इट इज़ द इनिशियल concentration of reactant A। तब टाइम क्या होगा? 0 होगा। ओके, और ये जो था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी क्या था? ये क्या था? ये भी क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ही था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सिर्फ क्या है अभी? टाइम कितना होगा? टी। कितना भी हो सकता है अलग अलग टाइम इंटरवल पे, तो टाइम क्या होगा यहाँ पे? टी होगा। ओके, तो अभी हमें देखना है कि इसको हमें क्या करना है, हाफ लाइफ के साथ क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन, इसका रिलेशन बताना है। तो हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है? जो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो आधा हो जाए, वो हाफ हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? हाफ लाइफ कहा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 है, इसे तो हम कुछ हाथ भी नहीं लगा सकते। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 है, उसे हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ के लिए क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन 2। इसे ही क्या कहा जाता है? T1/2 कहा जाता है। ओके, T1/2 मतलब क्या होगा? हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है? जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, इनिशियल मतलब 0 टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या हो जाएगा आपका? आधा हो जाएगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे टाइम क्या बन जाएगा? आपका टाइम होगा T1/2, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, आधी लाइफ क्या हो चुकी है, रिएक्टेंट की ख़त्म हो चुकी है। तो टी को हम क्या ले सकते हैं? T1/2 ले सकते हैं। तो ये सारा कंसिडर करके हम इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। ओके, के इज इक्वल टू 2.303 वैसे ही रहेगा। आपका अभी जो टाइम था वो क्या बन जाएगा? हाफ लाइफ वाला। तो ये टी क्या बन गया अभी? टी हाफ। ओके, इनटू log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अभी ये क्या है? एट टाइम t। और ये क्या बन जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हाफ लाइफ में क्या होता है, ये जो होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये A0 चाहिए ना। आपके बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे उन्होंने 80 ही लिखा है। ओके, तो आप उतना करेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे क्या था, A0 वैसे ही रहा, 80 की वैल्यू मैंने क्या पुट की, दिस A0 अपॉन 2। तो ये दोनों टर्म क्या होंगे? हट जाएंगे। ओके, K इज इक्वल टू 2.303 T1/2 मतलब हाफ लाइफ ऑफ टाइम, log टू द बेस 10 ऑफ क्या है अभी? 1/2 है, तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। तो log टू द बेस 10 2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितनी आएगी वैल्यू? चलो जल्दी लॉग टेबल में देखो क्या आएगा। T1/2, तो ये वैल्यू होगी 0.3010। ओके, तो K इज इक्वल टू कितना होगा? 0.693 अपॉन T1/2 बन जाएगा। ओके, तो अगर इसे हम T1/2 के लिए शिफ्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 0.693 अपॉन K। तो ये होगा रिलेशन। आई होप दिख रहा है। ओके, ये होगा रिलेशन बिटवीन
इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट के एंड द हाफ लाइफ टी हाफ फॉर किसके लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे। तो हमारे पास क्या था, लॉ था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। A0 इनिशियल होता है, AT फाइनल होता है। तो यहाँ पे क्या है, हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है, जो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो आधा हो जाए, इसे T1/2 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप AT को क्या दिखा सकते हो, A0/2। क्यों, ये टाइम के AT मतलब क्या है, टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। अभी हमें कौन से टाइम में चाहिए, जब टाइम आधा हो जाए। तो AT को हम क्या लिख सकते हैं, आधे टाइम में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया, तो AT की वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं जब टाइम क्या होगा, 1/2 होगा, सॉरी T1/2 होगा। तो ये जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट के, आपके बुक में यहाँ पे इसको A1 लिखा है, तो ये वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे A0 चाहिए। तो K इज इक्वल टू 2.303 T1/2 log 10। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा, इसका लॉग लोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, सिंपल वाला कैलकुलेशन करोगे आगे, तो हमें मिलेगा T हाफ मतलब हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन द K। तो ये होगा रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट K एंड द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ इज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिलेटेड टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, कैसे रिलेट है, तो क्या कहोगे, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसके एक्सप्रेशन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या हो गया, कि रिलेशन क्या हो गया, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या आया, K आया। ओके, तो आपके बुक में K को भी 1/2 दिखाया गया है, उन्होंने K का टाइम दिया है, लेकिन वो रेट कांस्टेंट है, तो उसको चेंज मत करो, वो K ही लिखो। तो चलो अभी हमें देखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है, उससे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया, आपके बुक में बॉक्स दिए, तो क्योंकि ग्राफ में होता है इसलिए उन्होंने वैसे दिखाया है। तो इस साइड में होगा टाइम और इस साइड में होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट E। ओके, तो ये ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा, तो ऐसे यहाँ तक नहीं आएगा, ऐसे होगा। ओके, तो ये क्या है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये ऐसा ग्राफ आएगा हाफ लाइफ का। चलो अभी हमें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देखने। तो अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो हम पहले देखेंगे फॉर द डिफरेंशियल रेट लॉ। तो इस पे भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली। मतलब हमें दोनों को लिए भी दिखाना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए भी दिखाना पड़ेगा, उसके बाद जो डिफरेंशियल रेट लॉ है उसके लिए दिखाना पड़ेगा, और दोनों को रीअरेंज करके भी देखना पड़ेगा। तो चलो पहले हम देखते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए कैसे आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या था, जब हमारा ए क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये क्या, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो क्या आएगा इसके लिए रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -dA अपॉन dt। इसी को हम कैसे लिखते थे, K ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t प्लस B नहीं है इसलिए B को मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ओके, तो इसे हम ऐसे भी लिखते थे रेट लॉ के हिसाब से, दोनों रेट लॉ को इक्वल कर दिया। तो पहला रेट लॉ ये था, दूसरा रेट लॉ क्या होगा इसके लिए जो इक्वल किया है, देखो हम लिखते थे K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पे हम x लिखते थे लेकिन ऑर्डर क्या है, 0 है, और टाइम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है t, प्लस हम दूसरे का भी कॉन्सेंट्रेशन लिखते थे, तो दूसरा कोई भी नहीं है, तो इसे यहाँ पे क्या किया है, 0 कंसिडर किया है। तो ये दोनों रेट की इक्वेशन है, इसलिए दोनों को इक्वल करके लिखा है। ओके, तो चलो अभी हमें क्या करना है, ये जो क्वांटिटी इसे हम क्या करेंगे, y कंसिडर करेंगे, ये कांस्टेंट है इसलिए इसे हम m कंसिडर करेंगे,
ये इसे हम करेंगे कंसिडर x और ये कौन सा, ये क्या है, c होगी। ओके, तो इससे हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, इसे छोड़ दो, ये हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमें क्या मिलेगा इससे एक्सप्रेशन, ये मिलेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मिलेगा। तो हमें क्या करना है, प्लॉट करना है रेट वर्सेस ए। तो रेट वर्सेस हमें क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी को क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। तो क्या पता चलता है कि ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट आएगा पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन क्या होगा, के होगा। तो इसका स्लोप होगा के। तो यहाँ पे ये जो m का हमने कंसिडर किया है वो क्या है, स्लोप है, मतलब क्या है वो किसकी वैल्यू है, k की। तो ये जो आएगा स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप क्या होगा, k होगा। ओके, तो ऐसा होगा डिफरेंशियल रेट लॉ का रिप्रेजेंटेशन। चलो अभी हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ का भी देखना है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, इसी रिएक्शन के लिए था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log to the base 10 concentration of A0 at upon concentration of A at time t। तो इसे हमें अभी क्या किया था, डिराइव किया था। ओके, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ मैं, log to the base 10 concentration of AT is equal to k upon 2.303 t plus log to the base 10 t plus log to the base 10 concentration of A0। ऐसा लिख सकते हम, यस हम ऐसा लिख सकते हैं। इसे क्या किया है, इन दोनों क्वांटिटी को सेपरेट कर लिया। लॉग का जो होता है डिवाइड जब होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो ये दोनों क्वांटिटी प्लस हो जाएंगी। इस क्वांटिटी को इसी साइड में रखा, बाकी सारे क्वांटिटीज़ को के साइड में क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। तो आप लोग करके देखो इसे, तो इतने छोटे छोटे टर्म आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ k इज इक्वल टू 2.303 t। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log to the base 10 concentration of A00 प्लस log to the base 10 concentration of AT। ओके, तो सिर्फ मैंने इस टर्म को इस साइड में रखा है, बाकी सारे टर्म को के साइड में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो ये हमें ऐसे मिला। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसे कंसिडर करना है y, इसे कंसिडर करना है स्लोप m। ओके, ये जो t होगा उसे कंसिडर करोगे x और इसे कंसिडर करोगे c। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, mx प्लस c, ये भी वही होगा। ओके, उसी फॉर्मेट में हमने इसे क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे जब हम क्या करते इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते तो वो ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे। तो ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अ ग्राफ ऑफ log 10 एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी वर्सेस हम क्या कर रहे हैं, टी टाइम को क्या कर रहे हैं, टाइम मतलब स्मॉल टी को क्या कर रहे हैं, इसके वर्सेस इसको क्या कर रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस पे कौन है, दिस क्वांटिटी, और एक्स एक्सिस पे हमें किसको लेना है, इस क्वांटिटी के लिए। तो इसके इस एक्सप्रेशन को ऐसे क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये भी हमें मिलता है स्ट्रेट लाइन। तो इसका स्लोप क्या होगा, हमेशा एम क्या होता है, स्लोप होता है। तो इसका स्लोप क्या होगा, के बाय 2.303। तो ओके, और वाई एक्सिस क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है एट log 10 टू बेस ऑफ 0। तो log क्या कर रहा है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट कर रहा है टाइम को। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशन है हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे इनको। तो देखो कैसे रीअरेंज करेंगे, और ग्राफ को भी ड्रॉ करना है उसके साथ। ये सेकंड इंटीग्रेटेड, मैंने ऊपर का टाइटल चेंज नहीं किया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए देख रहे थे हम सेकंड।
तो देखो रीअरेंज करके क्या हुआ, log टू द बेस 10 concentration of A0 upon concentration of AT इज इक्वल टू K अपॉन 2.303, वही इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही है, थोड़े से अलग फॉर्म में लिखा है। तो सपोज इस क्वांटिटी को हमने V यूज़ किया, इसे M कहा और इसे X कहा, V नहीं, ये क्या है Y। तो क्या हो जाएगा, Y इज इक्वल टू MX। ओके, अभी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसके अगेंस्ट टाइम को, तो y एक्सिस पे हमें क्या लेना है, कौन सी क्वांटिटी लेनी है, log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। यहाँ पे हमें लेना है log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, और इस साइड में क्या है, टाइम ही लेना है। तो ये जो ग्राफ है ये कैसे आता है देखना है। तो ये ग्राफ वापस क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप वही रहेगा, स्लोप इज इक्वल टू K अपॉन 2.303। तो ये इसमें हमेशा m क्या होता है, स्लोप होता है। तो जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 AT वर्सेस टाइम t, वापस क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था, और कहाँ से पास हो रहा था, ओरिजिन से पास हो रहा था, जिसका स्लोप क्या होगा, K अपॉन 2.303। तो ये तीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने पहले क्या किया, जो डिफरेंशियल रेट लॉ था उसके लिए देखा, दूसरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए 2 बार देखा। तो ये सारी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हमें 0th ऑर्डर का भी देखना है। ओके, तो चलो हमने बहुत बात कर ली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये होगा वो होगा, लॉ ऐसे आएगा। कम से कम 2 एग्जाम्पल हमें फर्स्ट ऑर्डर के पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एग्जाम्पल्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कम से कम 2 एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, आप भी लोग ये 2 एग्जाम्पल को याद रखो। ट्वाइस ऑफ H2O, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ऑफ H2O, H2O2 चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, लिक्विड प्लस O2 गैस। इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, 1 होगी। सेकंड क्या है, कैसे 1 होगी, देखो, क्योंकि हम रेट लॉ को क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, और इसके क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 होगी। यहाँ पे 1 है, मतलब क्या है, ऑर्डर क्या है, 1 है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखो, ट्वाइस ऑफ N2O5, ये गैसेस फॉर्म में होगा, फॉर्मेशन ऑफ 4 ऑफ NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो इसका रेट लॉ क्या लिख सकते हैं हम, रेट इज इक्वल टू K N2O5, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, x की वैल्यू कितनी है, 1 है। दोनों के लिए क्या होगा, इसके लिए भी x 1 होगा और इसके लिए भी x क्या होगा, 1 होगा। तो दोनों की ऑर्डर भी क्या होगी, ऑर्डर इज 1। तो ये 2 एग्जाम्पल है, उससे क्या करो, याद कर लो। तो चलो अभी हमें देखना है डेरिवेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर एट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के टर्म में हमें क्या करना है, इसे देखना है। तो इसमें आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उन्होंने रिएक्शन भी दे दी है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिएक्शन। उन्होंने कहा है A गैस इज कन्वर्टेड इनटू B गैस प्लस C गैस, और ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ को क्या करना है, डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के टर्म में क्या करना है, इसे हमें डिराइव करना है। तो ये जो रिएक्शन है, तो रिएक्शन कौन से फेज में, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस फेज में दिख रहे हैं, तो इसका फेज क्या होगा, गैस होगा। तो ये जो होगा उसका हम क्या करेंगे, जो इनिशियल प्रेशर है, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात होगी, तो इसे इनिशियल प्रेशर को हम क्या कंसिडर करते हैं, इसे कंसिडर करते हैं PI। आई का मीनिंग होगा प्रेशर एट द
इनिशियल टाइम, ओके। और डिक्रीज बाय द एक्स विद इन टाइम टी, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा एक्स से विद इन टाइम टी, तो इसे क्या लिखेंगे हम, क्या कर सकते हैं, तो पी ए का जो प्रेशर होगा टाइम टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, पी आई, और एक्स से क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो पी आई में से एक्स को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, ये ऐसे दिखेगा। तो जो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है, पी ए मतलब प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एंड पी आई मतलब प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल टाइम, ओके। और वो क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, तो हम ऐसे समझते हैं कि टाइम के हिसाब से वो एक्स चेंज हो रहा है, तो पी ए की वैल्यू कितनी होगी, पी आई माइनस एक्स, जितना टाइम किसके साथ चेंज होगा उतना पी आई में से ये क्या हो जाएगा, इनिशियल में से माइनस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, बी भी बन रहा है और सी भी बन रहा है एट टाइम टी, तो बी का प्रेशर कितना होगा और सी का प्रेशर कितना होगा, दोनों का प्रेशर हम क्या कंसिडर करते, एक्स कंसिडर करते, ओके। तो दोनों का प्रेशर क्या आ जाएगा, एक्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि दोनों भी क्या है, टाइम टी में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो प्रोडक्ट का है टाइम टी में फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर ऑफ बी एंड प्रेशर ऑफ सी इज एक्स, और प्रेशर ऑफ ए क्या बन जाएगा, पी आई माइनस एक्स, वेयर पी ए इज द pressure of concentration A at time T and PI is the initial pressure, PI कहेंगे उसे, और X क्या है, डिक्रीज हो रहा है, टाइम इंटरवल के साथ प्रेशर में जो डिक्रीज हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम, X कहेंगे, ओके। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, X होगी। तो P क्या होगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस पी बी प्लस पी सी, बट पी बी पी सी दोनों की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो मैं वहाँ पे इनको यहाँ पे एक्स ही लिख रही हूँ, तो ये एक्स इसके साथ कट जाएगा, तो प्रेशर क्या होगा, पी आई प्लस एक्स, ओके। मतलब एक्स को हम क्या कह सकते हैं, एक्स मतलब पी आई माइनस पी कह सकते हैं एक्स को, ओके। तो एक्स क्या हो जाएगा, पी माइनस पी आई, ये टर्म उस साइड चली जाएगी ना, पी माइनस पी आई हो जाएगा, ओके। तो प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी ऑब्टेन बाय द सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द दिस, तो चलो ये जो इक्वेशन है इसमें हम इस वैल्यू को क्या करते, पुट करते, तो बन जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी आई वैसे रहेगा माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, पी माइनस पी आई, तो क्या बन जाएगा, देखो अगर सब कुछ ये हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू टू पी आई माइनस पी, तो इसे सिंप्लीफाई करो तो हमें ये मिलेगा, ओके। नाउ इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था हमारा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10, बहुत बार लिखा है, अभी लर्न होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ज़ीरो ऊपर लेना है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम टी, ओके। तो ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, सो के इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10, हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे लिखूँ क्या, इस वैल्यू को हम क्या कंसिडर करेंगे, इस वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, ये जो है इसे हम पी आई कहेंगे, इनिशियल प्रेशर, ओके। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पी ए, ओके। तो लॉग टू द बेस 10 पी आई अपॉन पी ए ऐसे आएगा, ओके। बट पी ए की वैल्यू हमें पता है, सो के इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे टी चाहिए था, टी लॉग टू द बेस 10 पी आई, पी ए की वैल्यू क्या लिखनी है, दिस वन क्या है, 2 पी आई माइनस पी, तो ये है, दिस इज द integrated rate law, expression of the integrated rate law for first order in terms of pressure, तो प्रेशर के टर्म में ऐसे होगा,
यहाँ पे जो P होगा वो क्या होगा, P इज द प्रेशर, या इसे टोटल प्रेशर कहो क्योंकि बहुत प्रेशर वर्ड यूज हुए, टोटल प्रेशर कहेंगे इसे, टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन एट टाइम t। और Pi क्या होगा, इट इज इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो इसे हमें क्या मिलेगा, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ये आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले इसे हमें क्या करना है, गैसेस फेज में था तो गैस पे प्रेशर होता है तो इसे हमने प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमें दिख रहा था कि उन्होंने देते वक्त ही ये दिया था, तो सारे गैसेस स्टेट में रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी, तो हमने क्या किया, जो ए था रिएक्टेंट उसका हमने इनिशियल प्रेशर Pi कंसिडर किया। ओके, तो इनिशियल प्रेशर ऑफ ए बी Pi वो क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। जब ए बी और सी में कन्वर्ट होता है तो प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो टाइम के हिसाब से वो डिक्रीज हो रहा है, उस डिक्रीज को हमने क्या कंसिडर किया, एक्स। एक्स इज द डिक्रीज इन प्रेशर बाय टाइम विद इन टाइम टी। तो क्या होगा, जो टोटल प्रेशर, जो प्रेशर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है उसका प्रेशर क्या है, इनिशियल में से अगर आप धीरे धीरे जो प्रेशर चेंज हो रहा है उसे माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हर टाइम पे, टाइम इंटरवल पे क्या मिलेगा, ए का प्रेशर मिलेगा। ये जो बी और सी है, प्रेशर ऑफ बी एंड प्रेशर ऑफ सी, वो क्या होगा, टाइम के हिसाब से जितना डिक्रीज होगा उतना ही होगा। सपोज इसका 5 था, टाइम के बाद 3 हो गया है, 3 ATM, तो इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 हो गया है। जितने से चेंज होगा उतना क्या होगा, इनका दोनों का प्रेशर होगा। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी। तो टोटल प्रेशर क्या होगा इस रिएक्शन का, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ दिस प्लस प्रेशर ऑफ दिस प्लस प्रेशर ऑफ दिस। तो Pa का प्रेशर, Pb का प्रेशर और Pa, टोटल प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे समझ लो अच्छे से। तो टोटल प्रेशर को P कंसिडर किया है, तो P रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो होगा प्रेशर, सबकी एडिशन आएगी यहाँ पे। तो हमें पता है Pa की वैल्यू यहाँ पे हमने ये लिखी थी, यहाँ पे वो पुट की। Pb की क्या थी, x थी, Pc क्या थी, x थी। तो सारे वैल्यू पुट किए, थोड़ा सिंप्लीफाई किया और हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू निकाली। ओके, और x की वैल्यू निकाल के हमने क्या किया, इसमें इस x की वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो Pi, तो इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिली, Pa की ये वैल्यू मिली। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो था उसे लिखा, जहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 को Pi कंसिडर करना है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t को हमें Pa कंसिडर करना है। क्योंकि हमें अभी हम प्रेशर के फॉर्मेट में, हम कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मेट में नहीं लिख रहे, प्रेशर के फॉर्मेट में लिख रहे। तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू, ये टर्म वैसे की वैसे ही रहेगी, log टू द बेस 10, इसे हम Pi कहेंगे, इसे हम Pa कहेंगे। तो अभी हमने Pa की वैल्यू ये डिराइव की थी, तो हम वो वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें ये मिलेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे P क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन एट टाइम t, ये क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा, एंड Pi क्या होगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट था उसका क्या था, ये इनिशियल प्रेशर था। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एट द इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर देखा। अभी जीरो ऑर्डर बाकी है और न्यूमेरिकल बाकी है। तो जीरोथ ऑर्डर और न्यूमेरिकल, जीरोथ ऑर्डर की भी हमें एक्सप्रेशंस देखने हैं, तो जीरोथ ऑर्डर और जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आज जितना भी लिया है इसे 1-2 बार लिख के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है दिस एक्सप्रेशन, ये हमेशा आता है 4 मार्क के लिए। और जो हमने पहला इंटीग्रेटेड रेट लॉ को डिराइव किया था, इसे हमने जो डिराइव किया था उसका एक्सप्रेशन, तो दोनों एक्सप्रेशन को 2-3 बार क्या करो, पूरा डेरिवेशन 2-4 बार लिख के देखो, ताकि आप लोगों का लर्न हो जाए। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इसे 1-2 बार रिवाइंड करके देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Pa क्या है, Pi क्या है, x कहाँ से आया, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो पढ़ते रहिए। आज के जो लेक्चर के वो सारे नोट्स बनाओ। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।